तो दोस्तों, क्या हाल है। यह बॉस्टन में एक खूबसूरत दिन था जब एक बिजनेसमैन को पता चलता है कि उसकी घड़ी रुक गई है। वह एक प्रेजेंटेशन देने के लिए ऑफिस में जाता है, लेकिन अचानक मेज के शीशे पर चेहरा लगने से उसकी मौत हो जाती है। जल्द ही पूरे शहर में लोग मरने लगते हैं, जिससे सड़कों पर कई दुर्घटनाएं होती हैं। बाद में शिकागो विश्वविद्यालय में भूभौतिकीविद जोश अपने छात्रों को ध्वनि आवृत्तियों के काम करने के तरीके के बारे में पढ़ा रहा है। उसे एफबीआई के 2 एजेंट रोकते हैं, जो उसे एक प्राइवेट जेट में वॉशिंगटन ले जाते हैं। वे जोश के दोस्त और सहयोगी सर्ज को भी लाते हैं, जो परमाणु हथियारों के विशेषज्ञ हैं। दोनों को लाशों से भरे एक कमरे में ले जाया जाता है और जनरल थॉमस बताते हैं कि पहले क्या हुआ था। जोश यह निष्कर्ष निकालता है कि जो भी लोग मरे हैं वे पेसमेकर का इस्तेमाल करते थे, और थॉमस इसकी पुष्टि करता है। दोनों वैज्ञानिक आश्वासन देते हैं कि जिसने भी यह किया है वह स्वस्थ लोगों को नहीं मार सकता, लेकिन थॉमस उन्हें और कोई जानकारी दिए बिना भेज देता है। लंदन में एक बच्चा जमीन पर एक मरे हुए कबूतर को देखता है और फिर और भी ज्यादा पक्षी गिरने लगते हैं। पक्षी गाड़ियों या इमारतों से टकराकर मर जाते हैं। जो अभी भी उड़ रहे हैं वे अपना नियंत्रण खो देते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं और लोगों को घायल करते हैं। भीड़ घबराकर छिपने के लिए भागती है, जबकि शहर में अराजकता फैल जाती है, जिससे कई कार दुर्घटनाएं होती हैं और यहां तक कि एक बस भी पलट जाती है। यह घटना समाचार में आती है और जोश को पता चलता है कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी ऐसा ही हुआ था। उसे याद आता है कि पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का पालन करके नेविगेट करते हैं और तुरंत अपनी टीम को काम पर लगा देता है। वह उनसे पिछले 2 सालों में हुई सभी प्रकार की अजीब घटनाओं पर शोध करने के लिए कहता है, जबकि वह उम्मीद करता है कि उसका सिद्धांत गलत हो। अंतरिक्ष में मेजर रेबेक और कमांडर रॉबर्ट अपने शटल को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक नासा का उनसे संपर्क टूट जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से जुड़ जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि शटल किसी तरह रास्ते से भटक गया है। सभी नेविगेशन उपकरण विफल हो गए हैं और अब वे लॉस एंजल्स में गिरने वाले हैं। एक स्टेडियम के पास से उड़ते हुए रेबेक फाइलों की जांच करती है और गणना करती है। वह रॉबर्ट को सटीक निर्देश देती है और शटल पानी को छूता है, लेकिन पुलों के नीचे से गुजरते समय कुछ नुकसान होता है। सौभाग्य से रॉबर्ट किसी को चोट पहुंचाने से पहले शटल को रोकने में कामयाब हो जाता है। कुछ समय बाद जोश अपनी रिसर्च डो कॉनराड के पास ले जाता है, यह कहते हुए कि यह दुनिया का अंत है। कॉनराड सब कुछ पढ़ता है और इनकार करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि उसके अपने अध्ययन विफल हो सकते हैं। एक निराश जोश के जाने के बाद कॉनराड एक तिजोरी से कुछ गोपनीय फाइलें निकालता है। वापस रेबेक के पास वह थॉमस से मिलती है और पता चलता है कि शटल दुर्घटना के कारण उसकी टीम को दंडित किया जाएगा, लेकिन जब कॉनराड थॉमस को फोन करता है तो वे बाधित हो जाते हैं। रेबेक बाहर निकलती है और आकाश में चमकीली रोशनी देख रही भीड़ में शामिल हो जाती है। इस बीच सर्ज और जोश एक बार में पी रहे होते हैं जब एफबीआई एजेंट उन्हें वापस ले जाने के लिए आते हैं। जल्द ही जोश सेना के महत्वपूर्ण लोगों और कॉनराड से भरे एक कमरे में पहुंचता है, जो चाहता है कि वह अपनी रिसर्च समझाए। यह घोषणा करने के बाद कि पृथ्वी 1 साल में नष्ट हो जाएगी, वह एक फल का उपयोग करके कारण बताता है। ग्रह के चारों ओर का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ढह है, क्योंकि पृथ्वी का कोर घूमना बंद कर दिया है। इस क्षेत्र के बिना अगले कुछ महीनों में विमान गिरने लगेंगे, कोई भी आयनिक चीज नष्ट हो जाएगी, हर जगह सुपरस्टॉर्म होंगे और अंततः सूरज ग्रह को पका देगा। जोश एक आड़ी को जलाकर यह दिखाता है। थॉमस कोर को फिर से शुरू करना चाहता है, लेकिन जोश कहता है कि यह असंभव है। कोर मंगल ग्रह के आकार का है, यह एक ग्रह को चालू करने की कोशिश करने जैसा होगा। इसके अलावा हमारे पास पृथ्वी में इतनी गहराई तक खुदाई करने का कोई साधन नहीं है। लेकिन कॉनराड के पास एक विचार है। बाद में समूह यूटा के लिए उड़ान भरता है, जहां वे ब्राज उपनाम वाले एक डॉक्टर से मिलते हैं। वह कॉनराड को देखकर खुश नहीं है, यह कहते हुए कि उसने 20 साल पहले उसकी रिसर्च चुरा ली थी। फिर भी ब्राज सहयोग करता है और एक विशाल मशीन दिखाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगों से चट्टानों को तोड़ती है। मशीन को चालू करने पर कुछ ही सेकंड में एक पहाड़ी में एक बड़ा छेद हो जाता है। इसके बाद वह एक छोटा कृंतक लेता है और उसे एक बॉक्स के अंदर रखता है। फिर मशीन का एक छोटा संस्करण चालू करता है। तरंगे बॉक्स को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन उसके पीछे टाइटेनियम में छेद कर देती हैं। ब्राज दिखाता है कि जानवर ठीक है और बताता है कि बॉक्स एक नए मिश्र धातु से बना है, जिसे उसने बनाया है, जिसे अनोनप्टेनियम कहा जाता है। यह अत्यधिक दबाव का सामना करने और गर्मी को बिजली में बदलने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि जितना गहरा और गर्म होगा यह उतना ही मजबूत होगा। ब्राज को लगता है कि जहाज को खत्म करने में 10 साल लगेंगे। वह मजाक करता है कि इसे 3 महीने में करने के लिए उसे $15 अरब की जरूरत होगी, लेकिन सेना भुगतान करने के लिए तैयार है। बाद में एफबीआई हैकर फिंच के एक अपार्टमेंट पर छापा मारती है, जो तुरंत
अपनी सभी डिस्क को माइक्रोवेव में जला देता है और अपनी सभी हार्ड ड्राइव को एक डिफिब्रिलेटर से मिटा देता है। उसके गिरफ्तार होने के बाद थॉमस फिंच की फाइल पढ़ता है और बताता है कि उसके पास पहले से ही सरकारी डेटाबेस में हैकिंग के लिए 2 सजाएं हैं। हालांकि वे उसे अभी जेल न भेजने की पेशकश करते हैं यदि वह उनके लिए काम करता है, इंटरनेट पर लीक होने वाली जानकारी को नियंत्रित करता है ताकि उनका प्रोजेक्ट गुप्त रहे। फिंच यह सुनने के बाद सहमत हो जाता है कि उसे एफबीआई के सभी संसाधन उपलब्ध होंगे, लेकिन वह असीमित मात्रा में जीना और हॉट पॉकेट्स के टेप की भी मांग करता है क्योंकि यह उसे ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उसी समय रेबेक को सूचित किया जाता है कि यह पुष्टि हो गई है कि शटल दुर्घटना सिस्टम में एक समस्या थी और बॉस उसे स्थिति को हल करने के लिए तेजी से सोचने के लिए बधाई देते हैं। इसलिए उसे और रॉबर्ट को एक खतरनाक मिशन के लिए नियुक्त किया गया है। जल्द ही सभी चुने हुए प्रतिभागी एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा होते हैं और जोश को ऑपरेशन का नेता नामित किया जाता है। कॉनराड थॉमस से शिकायत करता है क्योंकि उसके पास अधिक अनुभव है, लेकिन थॉमस याद दिलाता है कि जब वह प्रोजेक्ट डेस्टिनी में विफल हुआ तो उसने अपना मौका खो दिया था। वास्तव में थॉमस को आश्चर्य है कि क्या डेस्टिनी ने ही यह सब किया है। परिचय कराए जाते हैं और जोश अगले 3 महीनों के लिए उनके कार्यों का विवरण देता है। ब्राज वह जहाज बनाएगा जो कोर तक पहुंचेगा और उसे फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त बड़ा विस्फोटक चार्ज वितरित करेगा। कॉनराड एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके आवश्यक विस्फोट के पैमाने की गणना करेगा और सर्ज इसे शक्ति देने के लिए परमाणु रिएक्टर डिजाइन करेगा। रॉबर्ट चिंतित है क्योंकि इंसान वास्तव में कोर को नहीं जानते हैं और बहुत सी चीजें अनुमानों पर आधारित हैं, लेकिन यह सबसे अच्छा है जो वे कर सकते हैं। जहाज को वियोज्य भागों के साथ बनाया जा रहा है अगर किसी भी समय कुछ भी क्षतिग्रस्त हो जाए। जल्द ही दूसरे देश भी प्रोजेक्ट में मदद करने और इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं। इस बीच फिंच एक वायरस रोबोट प्रोग्राम करता है जो अजीब घटनाओं या प्रोजेक्ट से संबंधित शब्दों की खोज करता है और रहस्य बनाए रखने के लिए उन्हें मिटा देता है। जैसे ही उनके पास पहला नेविगेशन प्रोटोटाइप होता है, मिशन टीम परीक्षण करना शुरू कर देती है, लेकिन वे हमेशा असफल होते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं समझते हैं और इस बात पर लड़ते हैं कि आदेश कौन देगा। जब सभी आराम कर रहे होते हैं तब भी रेबेक मशीन को चलाने का अभ्यास करती रहती है और जब भी वह असफल होती है तो निराश हो जाती है। रॉबर्ट उसका समर्थन करता है, यह याद दिलाते हुए कि वह प्रतिभाशाली है और एक नेता होने का मतलब अच्छे और बुरे दोनों निर्णय लेना है। एक दोपहर टीम एक सुपरस्टॉर्म को आते हुए देखती है और फिंच पुष्टि करता है कि यह पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। रोम में इलेक्ट्रॉनिक्स विफल होने लगते हैं और उन्हें छूने वालों को झटके देते हैं। बिजली शहर पर गिरने लगती है और कोलोसियम को नष्ट कर देती है, जिससे दहशत फैल जाती है और लोग भागने लगते हैं। एक ही समय में कई इमारतों और मूर्तियों पर बिजली गिरती है। कुछ क्षणों के बाद शहर खंडहर में बदल जाता है, आग की लपटों में। टीम प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए और भी तेजी और मेहनत से काम करना शुरू कर देती है। जब वे तैयार हो जाते हैं तो वे दक्षिण प्रशांत के लिए उड़ान भरते हैं जहां बहुत बारिश हो रही है। ब्राज जहाज का नाम वर्जिल रखता है, उस कवि के सम्मान में जिसने डिवाइन कॉमेडी में दांते को नरक से मार्गदर्शन किया था। टीम वर्जिल पर सवार होती है और एक छोटी उलटी गिनती के बाद जहाज अंततः समुद्र में लॉन्च किया जाता है। पहले कुछ किलोमीटर ठीक चलते हैं और टीम को पता चलता है कि व्हेल गा रही हैं और उनके चारों ओर तैर रही हैं। जहाज के अनुनाद ट्यूब कंपन करते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से वे व्हेल के लिए गा रहे हैं। अचानक जहाज एक पनडुब्बी भूकंप के कारण कांपने लगता है, चट्टानें गिरने लगती हैं और जहाज से टकराती हैं, लेकिन टीम इस क्षेत्र में रहती है क्योंकि पपड़ी पतली है। वे वर्जिल को तेज करते हैं जब वह आगे बढ़ता है, लेकिन वे चिंतित हैं कि क्या लेजरों में काम करने के लिए पर्याप्त दबाव बल है। सौभाग्य से वे आखिरी सेकंड में सही निर्णय लेते हैं और जनरेटर अंततः चालू हो जाता है। बाहरी पपड़ी को बिना किसी समस्या के पार करता है। जल्द ही जहाज मैग्मा से घिर जाता है, लेकिन अनोनप्टेनियम उतना ही अच्छा है जितना ब्राज ने वादा किया था और गर्मी उन्हें प्रभावित नहीं करती है। अब सभी सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहे हैं और संचार बेस के संपर्क में है। वर्जिल ड्रिलिंग शुरू करता है और टीम गणना करती है कि उनके पास आंतरिक और बाहरी कोर के बीच की सीमा तक पहुंचने के लिए लगभग 15 घंटे हैं। सभी उत्साहित और रोशनी से मोहित हैं, लेकिन जल्द ही कॉनराड और ब्राज फिर से बहस करने लगते हैं। 12 घंटे बाद वे स्क्रीन पर कुछ अजीब देखते हैं। वे नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन यह ही उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देगा। जोश को पता चलता है कि एक खाली जगह है जिसे उन्होंने कभी नहीं माना था, इसलिए कंप्यूटर नहीं जानता कि उसे कैसे पढ़ना है।
इससे पहले कि वे एक योजना के बारे में सोच सकें, वर्जिल उस खाली जगह से गुजरता है और भी ज्यादा गति प्राप्त करने से पहले बहुत सारे क्रिस्टल को नष्ट कर देता है। फिर जहाज जमीन पर उतरता है कुछ समय के लिए और क्रिस्टल पर फिसलता है जब तक कि वह फंस नहीं जाता। कैमरे भी अवरुद्ध लगते हैं, इसलिए टीम के पास जहाज से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं है। पुरुष तैयार होते हैं और बाहर निकलते हैं, क्रिस्टल द्वारा बनाए गए एक अविश्वसनीय दृश्य की खोज करते हैं। वे जहाज को अवरुद्ध करने वाले क्रिस्टल को तोड़ने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी क्षण ऊपर से मैग्मा गिरने लगता है जिससे उन पर क्रिस्टल के टुकड़े बरसने लगते हैं। टीम जितनी जल्दी हो सके काम करती है, लेकिन काटने वाले उपकरण में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, इसलिए जोश उसे अपने सूट से जोड़ता है। यह टीम को क्रिस्टल काटना खत्म करने की अनुमति देता है, लेकिन यह जोश को बेहोश भी कर देता है। रेबेक वर्जिल को फिर से सक्रिय करने में कामयाब हो जाती है और टीम जोश को अंदर ले जाती है। उसी क्षण क्रिस्टल का एक बड़ा टुकड़ा रॉबर्ट के सिर पर गिरता है, उसे तुरंत मार देता है, इससे पहले कि वह मैग्मा में गिर जाए। टीम के पास शोक मनाने का समय नहीं है, उन्हें जारी रखना होगा। जब वर्जिल खुदाई जारी रखता है तो जोश की देखभाल इन्फर्मरी में की जाती है। वह थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसके अलावा वह ठीक है। मिशन के दूसरे दिन टीम परमाणु बम तैयार करना शुरू करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे सिंक्रोनाइज हैं। जहाज के सामने विशाल काली चीजें हैं और कॉनराड को पता चलता है कि वे विशाल हीरे हैं। रेबेक वर्जिल को बहुत सावधानी से चलाती है, क्षेत्र को पार करने के लिए हीरो के बीच से गुजरती है। शुरू में ऐसा लगता है कि वे सुरक्षित रूप से निकल गए हैं, लेकिन जब वे लगभग बाहर होते हैं तो एक हीरा जहाज के आखिरी हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें विस्फोट के टाइमर होते हैं। जोश और ब्राज तुरंत उस सेक्शन से बाहर भागते हैं, लेकिन सर्ज टाइमर और अपने नोट्स लेने के लिए रुक जाता है। दरवाजा बंद होने वाला है और जोश उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सर्ज चीजें देता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। जोश उसे बचाने पर जोर देता है और रेबेक से और समय मांगता है, लेकिन ब्राज उसे दूर खींच लेता है। हिचकिचाहट के बाद रेबेक जहाज के क्षतिग्रस्त सेक्शन को अलग कर देती है और जोश स्क्रीन पर धातु को मुड़ते और सर्ज को कुचलते हुए देखता है, उसे मारते हुए। रोते हुए जोश सर्ज के नोट्स को देखता है और अपने बेटे का एक चित्र और एक पारिवारिक तस्वीर पाता है। गुस्से में वह रेबेक को पन्ने दिखाता है और उसका अपमान करता है, लेकिन रेबेक आश्वासन देती है कि वह पहले से ही पर्याप्त दोषी महसूस करती है और याद दिलाती है कि सर्ज इसलिए मरा ताकि वे उसके परिवार को बचा सके। लॉन्च के 35 घंटे बीत चुके हैं और जहाज अंततः कोर इंटरफेस के पास पहुंचता है। वर्जिल इससे आसानी से गुजरता है और एक सेकंड के लिए टीम देखकर मुस्कुराती है, लेकिन जल्द ही जहाज को एक बड़ा गति इंपल्सो मिलता है जो बढ़ता रहता है। कोर उनके अनुमान से बहुत पतला लगता है, जिसका अर्थ है कि विस्फोट रोटेशन को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं फैलेगा। कॉनराड घोषणा करता है कि वे असफल हो गए हैं और उन्हें घर वापस जाना चाहिए, इसलिए वह डेस्टिनी को सक्रिय करने के लिए थॉमस को फोन करता है। इस नाम का अर्थ है डीप अर्थ सिस्मिक ट्रिगर इनिशिएटिव और यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की तरंगें भेजने में सक्षम है जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकती हैं। बाकी कर्मचारी और टीम भ्रमित और नाराज हैं क्योंकि जानकारी उनसे गुप्त रखी गई थी और जोश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि यह सेना थी जिसने इस हथियार का परीक्षण करके कोर को रोक दिया था। उसे लगता है कि डेस्टिनी कोर को अस्थिर कर देगा और केवल ग्रह को और तेजी से नष्ट कर देगा। थॉमस उसे चुप रहने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि उसके पास राष्ट्रपति की अनुमति है। तो जोश बातचीत करता है, वह कोर तक पहुंचना चाहता है और कुछ और कोशिश करना चाहता है और अगर वे असफल होते हैं तो वे डेस्टिनी का उपयोग कर सकते हैं। कॉनराड विरोध करता है क्योंकि यह टीम को मार डालेगा, लेकिन रेबेक और ब्राज जोश का समर्थन करते हैं, थॉमस के आदेशों की अनदेखी करते हैं। रेबेक जहाज को आगे बढ़ाती है और कॉनराड इतना चिल्लाने लगता है कि ब्राज उसे बेहोश करने के लिए एक मुक्का मारता है। बेस पर फिंच को पता चलता है कि सूरज की पराबैंगनी किरणें अंततः पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक छेद पा गई हैं। यह सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचता है, समुद्र को उबालता है और मछलियों को मारता है। कारें तेजी से गर्म होती हैं और गोल्डन गेट ब्रिज टूटने लगता है जब तक कि वह दो में विभाजित नहीं हो जाता। दर्जनों वाहन तुरंत समुद्र में गिर जाते हैं, उनके ड्राइवरों को मारते हुए। शहर में भी आग लग जाती है और जल्द ही पूरा पश्चिमी तट बुझ जाता है। यह डरते हुए कि देश कुछ घंटों में बिजली से बाहर हो जाएगा, थॉमस फैसला करता है कि उन्हें डेस्टिनी को जल्दी लॉन्च करना चाहिए। फिंच जोश को मदद की पेशकश करते हुए एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजता है और जोश उससे डेस्टिनी में देरी करने के लिए कहता है। बहुत हैकिंग के बाद फिंच को पता चलता है कि डेस्टिनी अलास्का में है, लेकिन
उसे मजबूत साइबर सुरक्षा के कारण सिस्टम में घुसने में कठिनाई हो रही है और यह उसे रोने पर मजबूर कर देता है। जहाज पर जोश और ब्राज समस्या को हल करने के लिए गणनाओं की समीक्षा करते रहते हैं। कॉनराड उन्हें सुनता है और उसके पास एक विचार आता है। एक बड़ा विस्फोट करने के बजाय उन्हें बमों को छोटे भागों में छोड़ना होगा ताकि एक श्रृंखला की तरंगें बनाई जा सकें जो उत्तरोत्तर मजबूत हों। इसका मतलब यह भी है कि उन्हें बचने के लिए विस्फोट से तेजी से दूर जाना होगा। 14 घंटे बीत चुके हैं और टीम अंततः बमों को संशोधित करने के साथ साथ एक बेहतर योजना बनाने का काम पूरा करती है। वे प्रत्येक बम को वर्जिल के एक अलग सेक्शन में रखेंगे और उसे अलग कर देंगे। समस्या यह है कि आखिरी इजेक्शन मैन्युअल रूप से करना होगा, जिसका मतलब है कि वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा। पुरुष लॉटरी निकालते हैं और ब्राज चुने जाने के लिए धोखा करता है। जोश और कॉनराड गुस्सा हो जाते हैं तो ब्राज स्वीकार करता है कि यह उसके जीवन का प्रोजेक्ट है और उसे इसे खत्म करने का अधिकार है। तैयार होने के बाद ब्राज जोश और रेबेक को अलविदा कहता है और कॉनराड अंततः कहता है कि यह वास्तव में उसका जहाज है, लेकिन वह चाहता था कि यह उनका होता। जैसे ही हेज खुलता है, ब्राज को एक बहुत तेज गर्म हवा का झोंका लगता है और उसे चलने में कठिनाई होती है। उसके हाथ में उपकरण गर्म होने लगता है और जब वह उसे छोड़ता है तो वह धातु के फर्श पर पिघल जाता है। ब्राज गर्मी में अपने पैरों को घसीटता है और मैन्युअल रूप से सिस्टम को अनलॉक करने के लिए एक छोटे कक्ष को खोलते समय अपने हाथों को जलाता है। जब वह गिर जाता है तो रेबेक कहती है कि वे अभी भी उसे बचा सकते हैं, लेकिन ब्राज मांग करता है कि वे थ्रस्टर को सक्रिय करें। इस बार जोश रेबेक को बटन दबाने में मदद करता है और साथ में वे थ्रस्टर को सक्रिय करते हैं, जो तुरंत ब्राज को मार देता है। जबकि फिंच अभी भी डेस्टिनी के सिस्टम में हैक करने में विफल रहता है, कॉनराड और जोश पहला बम तैयार करते हैं और रेबेक के डिब्बे को अलग करने से पहले कमरे से बाहर भागते हैं। उसी समय थॉमस को एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि डेस्टिनी अंततः सक्रिय होने के लिए तैयार है। अलास्का में एक उलटी गिनती शुरू होती है और फिंच जल्दी करता है। अंततः डेस्टिनी के सिस्टम में हैक करके उसे बंद करने में कामयाब होता है। संदिग्ध थॉमस फिंच की जांच करता है, लेकिन उसे केवल वीडियो गेम खेलते हुए पाता है। वर्जिल पर दूसरा और तीसरा डिब्बे सफलतापूर्वक क्रम में जारी किए जाते हैं। हालांकि जब वे चौथा छोड़ने वाले होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गणनाओं में एक त्रुटि है और उन्हें सोचे गए से अधिक विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता है। अचानक जहाज एक तेज मोड़ लेता है और बम जोश के ऊपर गिर जाता है, उसे दीवार से सटा देता है। रेबेक बताती है कि वे एक ऊर्जा विस्फोट से टकराए थे, इसलिए वह उन्हें ज्यादा देर तक रास्ते पर नहीं रख सकता। कॉनराड बम को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत भारी है, इसलिए जोश उसे उसके बिना जाने के लिए कहता है। उसी क्षण रेबेक कोर्स को सही करती है और जहाज फिर से हिलता है, जिससे बम गिर जाता है और कॉनराड का सिर एक फर्नीचर से टकरा जाता है। फिर बम उसकी ओर लुढ़कता है, उसके पैरों को फंसा लेता है। अब जोश की मदद करने की बारी है, लेकिन बम भारी रहता है, इसलिए कॉनराड जोश को बचाने के लिए उसे दरवाजे से बाहर धकेलता है। आखिरी सेकंड में कॉनराड कैमरे का उपयोग करके जोश को बताता है कि आखिरी बम को बढ़ाने के लिए जहाज के रिएक्टर का उपयोग करे। जब डिब्बे को अलग किया जाता है तो बम लुढ़कता है, लेकिन कॉनराड के बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जोश ऊर्जा बंद करने के लिए दौड़ता है और रिएक्टर को हटाने के लिए कुछ जंजीरें पकड़ता है, लेकिन जंजीरें टूट जाती हैं। उसके पास अपने हाथों का उपयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस प्रक्रिया में उन्हें जलाता है। इसके बाद वह रिएक्टर को आखिरी बम तक घसीटता है और आपातकालीन इजेक्शन बटन दबाता है, समय पर डिब्बे से बाहर निकलते हुए। बाद में जोश रेबेक के पास लौटता है और कहता है कि उनके पास वापस जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, लेकिन वह मानती है कि उसने सही काम किया। और जब वे अंत का इंतजार कर रहे होते हैं तो उसके हाथ पर पट्टी करती है। जब पहला बम फटता है तो जोश को याद आता है कि अनोनप्टेनियम गर्मी को ऊर्जा में बदल सकता है, जिसका अर्थ है कि जहाज एक बड़ा सौर पैनल है। जहाज विस्फोट की गर्मी को अवशोषित कर सकता है। दोनों जहाज की वायरिंग बदलना शुरू करते हैं जबकि बम क्रम में फटते हैं और बेस पर लोग स्क्रीन पर कुछ हलचल देखकर चौंक जाते हैं। जब कॉनराड के बम की बारी आती है तो वह बस हंसता है, जबकि उसका डिब्बे फट जाता है। जल्द ही सभी बम फट जाते हैं और कोर अंततः फिर से घूमना शुरू कर देता है। जब बेस पर लोग जश्न मना रहे होते हैं तो रेबेक और जोश सिस्टम की वायरिंग को फिर से करने का काम पूरा करते हैं और जहाज अपनी ऊर्जा वापस पा लेता है। उत्साह इतना है
है कि वे एक दूसरे को चूमते हैं। जहाज एक अविश्वसनीय गति से उड़ान भरता है और शॉकवेव सतह पर पहुंचती है। फिंच पुष्टि करता है कि यह दुनिया भर में हो रहा है और तूफान ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे ग्रह ठीक हो रहा हो। रेबेक जहाज को अपने बेहतरीन कौशल के साथ चलाती है और कई खतरनाक बिंदुओं से गुजरने में कामयाब होती है। टेक्टोनिक प्लेटों को पार करती है जब तक कि वह अंततः हवाई के पास एक क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाती। दुर्भाग्य से यह क्षेत्र बहुत ठंडा है और ऊर्जा गर्मी से आ रही थी, इसलिए जहाज बंद हो जाता है और बेस से संपर्क खो देता है। जल्द ही सेना एक बचाव दल भेजती है, लेकिन वे घंटों तक खोजते हैं और कुछ नहीं पाते। थॉमस हार मानने के लिए तैयार है क्योंकि सोनार पर एकमात्र चीज व्हेल है, लेकिन फिंच को याद आता है कि शुरुआत में क्या हुआ था और वह सैनिकों को वर्जिल को खोजने के लिए व्हेल का पालन करने के लिए कहता है। रेबेक और जोश को सफलतापूर्वक बचाया जाता है और वे इस बात पर शोक व्यक्त करते हैं कि दुनिया उन नायकों को नहीं जानेगी जिन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। एक हफ्ते बाद फिंच एक कैफे में जाता है और इंटरनेट पर सभी गोपनीय फाइलों को लीक कर देता है ताकि दुनिया डेस्टिनी और वर्जिल के पीछे की कहानी जान सके। तो यहीं खत्म होती है द कोर मिशन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, 2003 की एक साइंस फिक्शन और सस्पेंस फिल्म। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।